राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुलाध्यक्षों के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, नई शिक्षा नीति राष्ट्र की उम्मीदों को करेगी पूरा। शिक्षा की इस नई नीति में पढ़ने के बजाय सीखने पर दिया गया है बल। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को 1244 कोरोना मरीजों का दर्ज किया गया नया रिकॉर्ड। अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 33,489 हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी को करेगा तैयार। इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर जमीन तलाशने के दिए गए हैं निर्देश। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आला अधिकारियों को 1 सप्ताह में रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने का दिया है निर्देश, ताकि आगामी 3 माह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उच्च शिक्षा में क्रियान्वयन को लेकर कुलाध्यक्षों के एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री के साथ साथ देश के विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की उम्मीदों को पूरा करने वाली नीति है। उन्होंने ये भी कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ने की जगह सीखने पर ज्यादा फोकस दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने से पहले 2 लाख से भी ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करना है। राष्ट्रपति ने शिक्षा में समावेश और उत्कृष्टता लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत किया जाएगा, बल्कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार भी करेगा। The National Education Policy aims to reorient our education system towards meeting the needs of the 21st century. It sets the vision of developing an equitable and vibrant knowledge society by providing quality education to all. This calls for achieving the twin objectives of inclusion and excellence. The policy also seeks to discourage rote learning and overemphasis on marks or grades. It seeks to encourage critical thinking and a spirit of inquiry. राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य उच्च शिक्षा में ग्रास एनरोलमेंट रेशियो यानी GER को 2035 तक 50% बढ़ाना है और इस लक्ष्य को हासिल करने में टेक्नोलॉजी बड़ी भूमिका निभा सकती है। One of the targets of the NEP 2020 is to increase the gross enrollment ratio or GER in higher education to 50% by 2035. Technology can help in achieving this target. राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से शिक्षा के महान केंद्र के रूप में भारत अपना पुराना गौरव हासिल कर सकेगा। India was a globally respected education hub in ancient times. Universities at Takshashila and Nalanda had iconic status. But today, India's higher education institutions do not get high positions in global rankings. Effective implementation of the NEP 2020 is likely to restore India's glory as a great center of learning. राज्यसभा में आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड द्वितीय संशोधन बिल 2020 पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बिल के माध्यम से सेक्शन 7, 9 और 10 को समाप्त किया जा रहा है और एक नया सेक्शन 10A जोड़ा जा रहा है। 25 मार्च 2020 के बाद जो परिस्थितियां उभरी हैं, इस लिहाज से क्रेडिटर को कॉरपोरेट से अपना क्लेम दायर करने के पहले 6 माह के समय को बढ़ाना जरूरी था। इसलिए कॉरपोरेट को अधिकतम 1 वर्ष तक का समय दिया गया है। I'm just talking about 2018-19 as a provisional figures. Lok Adalat, sir,
recovered 2,816 crores, which constitutes 5.3% of all those amounts which were involved, which came to the Lok Adalat. DRTs recovered 3.5%, which is total amount involved which came as a case referred and total actually recovered. So total amount recovered versus the total amount which was involved which came to the DRT, 3.5% is what has been recovered. Surfaces, sir, 14.5% have been recovered. Amount is 41,876 as opposed to the total amount involved, 2,89,073 rupees. Whereas IBC, sir, has ensured 42.5% of recovery, in the sense amount recovered is 70,819 as opposed to 1,66,600 as amount involved which came to the IBC with the reference of the IBC. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 भी पेश किया। I rise to move that the Epidemic Diseases Amendment Bill 2020 be taken into consideration. कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 42,08,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 95,880 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर बढ़कर 79.28% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.61% रह गई है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को 1,244 कोरोना मरीजों का नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। लखनऊ में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,321 हो गई है। वहीं प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना से 98 मरीजों की मृत्यु हुई, जिनमें सबसे ज्यादा 16 मौतें लखनऊ में हुई। अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 33,489 हो गई है। जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमित व्यक्ति तेजी से ठीक हो रहे हैं, वहीं संक्रमितों की संख्या ज्यादा होने के कारण सक्रिय मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी सरकार देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे पर जमीन तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण से उबर रही उत्तर प्रदेश सरकार ने अब अपना ध्यान खाली पड़े पदों पर युवाओं को भर्ती करने पर केंद्रित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव सहित सभी अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव से एक सप्ताह में रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। पहले भी सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को अपनाते हुए 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरियां दी हैं। इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाते हुए आगामी समय में पारदर्शितापूर्ण निष्पक्ष ढंग से भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगामी 3 माह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी और 6 महीने में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। इस संबंध में चयन परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले समय में पुलिस विभाग में 1,37,253 और बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706 भर्तियां की जा चुकी हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में समूह खा और घा की 8,556 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 28,622 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है। लोक सेवा चयन आयोग से 26,103 तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 16,708 भर्तियां की गई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 59,000, पुलिस विभाग में 16,629 तथा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में 832 भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस सप्ताह के अवसर पर राम वाटिका कटरा प्रयागराज में 79 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित किए।
इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिव्यांगजनों का स्वागत करते हैं। देश प्रदेश के साथ साथ प्रयाग जिले में विकास की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों, नौजवानों, गरीबों के उत्थान के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संविदा को लेकर सरकार के द्वारा न कोई ऐसी योजना बनाई गई है और न ही आगे सरकार के द्वारा बनेगी। संविदा को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। उन्होंने प्रयागराज में होने वाले माघ मेले के आयोजन को लेकर कहा कि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रयागराज में उन्होंने दूसरे कार्यक्रम में शहर के अंदर लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई नई सड़कों का लोकार्पण भी किया। उनके बीच में संविदा के नाम पर केवल 5 साल ये होगा वो होगा चला है। हमें सुना प्रयाग में कुछ आंदोलन भी कर दिए जो थे। संविदा की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, जो चल रहा था पहले वैसे चले। एक भी रोजगार किसी का नहीं करने वाला। जो भर्तियां होनी थी, जो हो रही हैं, जैसे होनी थी वैसे ही होंगी। जो खाली पड़े पद है उसको भी भरने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दिया। किसानों को लेकर के क्या किसान भाई मेरे पास कम है, व्यापारी भाई ही है लेना, उसको लेकर अब केंद्र में अफवाह, झूठ 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 बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह विपक्ष भाजपा के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर सबसे ज्यादा ख्याल रहता है तो वो है देश के अन्नदाता किसान। अपने व्यस्त समय में भी प्रधानमंत्री उनसे जुड़े रहते हैं। ऐसा ही हुआ वाराणसी के नारायणपुर के युवा किसान रोहित आनंद पाठक के साथ। जब प्रधानमंत्री को मोती की खेती करने की जानकारी मिली तो प्रधानमंत्री ने उन्हें ट्वीट करके बधाई दी और उनका उत्साहवर्धन किया। वाराणसी का नारायणपुर गांव, और यहाँ पे रोहित हैं जो बीएचयू से इन्होंने स्नातक किया है, एमबीए भी हैं और नौकरी छोड़ के अब अपने गांव में मोती की खेती कर रहे हैं। खेती इस कदर की कि इनकी प्रसिद्धि पहुंची देश में, और प्रधानमंत्री ने, जो कि वाराणसी के सांसद भी हैं, इन्होंने बधाई दी रोहित को। रोहित, आप पढ़ाई लिखाई किए हैं और आपने मोती की खेती की शुरुआत की है यहाँ पे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आपको बधाई दी है। अभी आपको कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से जो हमारी प्रगति की रफ्तार थी अब वो उसमें गुणात्मक बढ़ोतरी होने वाली है। पूरे वाराणसी में चाहे जो भी संगठन हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, किसान मोर्चा हो या किसान हो, सभी में खुशी का माहौल है कि प्रधानमंत्री इतना नजदीक से किसानों की खबर रखते हैं, किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके हौसला अफजाई करने से, जोश दिलाने से आज एक पढ़ा लिखा यूथ, कोई बीए किया हुआ है, कोई एमबीए किया हुआ है, कोई बीएससी किया हुआ है, कोई एमटेक किया हुआ है, वो वापस अपने गांव की तरफ आ रहा है और खेती की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा यूथ अब कृषि उद्यमी बनना चाह रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम के 8वें दिन वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक संगठनों द्वारा शहर से लेकर गांव तक वृक्षारोपण किया गया। इसी क्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रभारी इंजीनियर अशोक यादव और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री नीलकंठ तिवारी ने आजाद पार्क में छायादार और औषधीय पौधों का रोपण किया। वहीं काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने परेड कोठी स्थित पार्क में पौधारोपण किया। इस अवसर पर मंत्री नीलकंठ तिवारी और महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि सेवा सप्ताह के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम के क्रम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके लोकप्रिय सांसद का जन्मोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। 17 सितंबर को उनका जन्म दिवस अभी हम सब ने मनाया। आज उसी क्रम में 19 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, सेवा ही उनके जीवन का साध्य है। उस सेवा को, उनके जन्म दिवस को जन्म सप्ताह, सेवा सप्ताह के रूप में मना के
हम सब ने ब्लड डोनेशन किया, हम सब ने विकलांगों को, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरण किया। उसी क्रम में आज यहाँ हम सभी भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के नाम से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत के वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारे मंत्री जी जो है नीलकंठ तिवारी जी इसका उस तरीके से उद्घाटन भी किए और अब जो है पूरे क्षेत्र में बूथ वाइज, वैसे तो हम लोगों का लक्ष्य है पूरा 70,000 पेड़ लगाने का, और ये अनुरत अभी तो आज तो एक विशेष अभियान के तौर पे चल रहा है, बाकी कार्यक्रम ये अनुरत चलता रहेगा। ये लक्ष्य हमारा जो है प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर के उपलक्ष्य में 14 सितंबर से लगातार पूरे देश में सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस क्रम में 14 तारीख को ब्लड डोनेशन था, 16 को स्वच्छता था, 17 को फल वितरण और विभिन्न मंदिरों में लोगों ने माँ गंगा के गोद में उनका अभिषेक करके, मंदिरों में अभिषेक करके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के कामना के साथ लोगों ने प्रार्थना किया। कोरोना संक्रमण से प्रभावित शहरी पथ विक्रेताओं तथा रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए चल रही पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना का दुकानदार लाभ उठा रहे हैं। आइए देखते हैं सीतापुर की यह रिपोर्ट। संक्रमण से प्रभावित शहरी पथ विक्रेताओं व रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों हेतु आजीविका प्रारंभ करने के लिए लघु ब्याज आधारित अनुदान ऋण सुविधा चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ पटरी दुकानदारों को मिल रहा है। इस योजना से छोटे दुकानदार स्वाभिमान स्वावलंबन के साथ अपना जीवन गुजार सकेंगे। जनपद सीतापुर में 400 से अधिक पटरी दुकानदारों के लिए यह योजना नई उम्मीद बनकर आई है। हाँ, प्रधानमंत्री जी का जो योजना है और बहुत अच्छी है, हमारा जीवन बढ़िया चल रहा है। पैसे मिलने से हमने फिर से अपना काम चालू कर पाए हैं, तो अच्छा भी चल रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे और इस योजना के तहत मोदी जी ने गरीब पटरी दुकानदारों की बहुत मदद की, सहायता की। इस योजना के तहत जनपद में 1982 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 153 आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब तक 4,880 पथ विक्रेताओं का पंजीकरण किया गया है। इन पटरी दुकानदारों को 10,000 तक प्रारंभिक कार्य करने के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिया जाएगा, जिसे ये 12 मासिक किस्तों के रूप में बैंक को वापस करेंगे। जिसमें हमारे पथ विक्रेता हैं 4,880 और ऋण आवेदन जो हमारे हो चुके हैं वो 2329, और जो लाभ जिनको बैंकों ने स्वीकृत कर दिया है 10,000 रुपये वो है 402। और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, फार्म भी भर रहे हैं। जो हमारी पहले से सूची गई हुई थी शासन द्वारा जो स्वीकृत है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं पूरी तरह से, और हम पूरा अपना लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। इस योजना से सीतापुर के पटरी दुकानदार प्रसन्न हैं। उन्हें लगता है कि जीवन को सही दिशा में लाने का एक नया अवसर उन्हें मिल रहा है। सीतापुर से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित सोनभद्र जिले के पहाड़ी और दुरूह अंचलों के ग्रामीणों और पुलिस के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से सोनभद्र पुलिस, अर्धसैनिक बल और पीएसी की टुकड़ियां कैंपों के माध्यम से उनका सुख दुख बांटने में लगी हुई हैं। इन टुकड़ियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सघन जंगलों और पहाड़ों में कॉम्बिंग भी की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की नक्सली गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाया जा सके। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से घिरे इन अंचलों में ग्रामीणों के साथ बैठक कर न सिर्फ उनसे आपसी समन्वय बनाया जा रहा है, बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के साथ उन्हें जरूरत की चीजें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सीआरपीएफ और पीएसी के साथ कॉम्बिंग और चौपाल का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जंगलों में कॉम्बिंग के साथ ग्रामीणों के साथ चौपाल के माध्यम से उन्हें जागरूक करते हुए उन्हें जरूरत की चीजें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सीआरपीएफ की टुकड़ी और पीएसी के बटालियन के साथ में मिलकर के कॉम्बिंग की गई और यहाँ पर रेकी की कार्रवाई पूरी की गई
जनसभा की गई, जहां पर लोगों को कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो मेरे द्वारा और अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा समय समय पर करती जाती रही है। आगे भी हम इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखेंगे। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का युवाओं ने जमकर स्वागत किया है। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन में अनेक युवाओं का वो रोजगार जो न उन्हें खुद रोजी रोटी देता था बल्कि 10 अन्य लोगों को भी रोजगार का अवसर देता था, बंद हो गए थे। ऐसे में व्यवसाय में हुए नुकसान को कम करने और दूसरे क्षेत्र में रोजगार के अवसर को तलाशने का काम भी युवाओं ने किया है। ऐसी ही एक कहानी लखनऊ से सटे गोसाईगंज की है, जहां होटल उद्योग से जुड़े युवा अनिल वर्मा ने बंद पड़े होटल के बजाय मधुमक्खी पालन में बैंक से सहायता लेकर हाथ आजमाया। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन में खान पान उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा। होटल रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़े लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कुछ लोगों ने नई राह तलाशी। अनिल वर्मा ने होटल के बजाय मौन पालन की ओर रुख किया और अपने जीने की एक नई राह भी तलाशी। लॉकडाउन में परेशानी क्या, मतलब कोई भी जैसे कोई भी धंधा व्यवसाय कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो कैसे क्या करेंगे, तो मतलब गलत फील करेंगे ही। वो घाटापन ज़्यादा चालू हुआ। फिर हमें मोदी जी के जो आत्मनिर्भर भारत प्लान चलाया गया सिस्टम, उसके हमने बैंक से लोन लिया वहाँ के माध्यम से, ग्राम उद्योग बोर्ड लखनऊ के द्वारा। तो बाकी हमने मधुमक्खी काम चालू किया, जो कि आज से नहीं, अभी मान लीजिए दिसंबर के बीच में ये हमारा फसल तैयार होगा। मान लीजिए शायद मधुमक्खी शायद देना चालू है, और इसके तहत हमने 15 से 20 लोगों को मान लीजिए कि वर्क भी दे दिया, उनको भी रोजगार हमने किया है। पहले हम खाद या बीज का काम करते थे, उसके बाद देखे उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हमने मधुमक्खी पालन का सोचा काम करने के लिए, क्योंकि इसमें मतलब कम पूंजी में काम बढ़िया होता है और मुनाफा ज्यादा होता है। मौन पालन या मधुमक्खी पालन दोहरा फायदा देता है। मधुमक्खियों के परागण से जहां एक ओर केवल शहद ही नहीं पैदा होती, बल्कि आसपास के खेती की भी उपज बढ़ती है। मौन पालन को लेके जो हमारे मौन पालक भाई हैं, उनको चाहिए कि ये जो शहद उत्पादन करते हैं, इसके साथ साथ वो पॉलन भी निकालें, प्रोपोलिस भी निकालें और बी वाइनम भी निकालें। इससे ये होता है कि हमारी आय बढ़ेगी। और जो मोदी जी की मंशा है कि हम किसान की आय 2 गुना करेंगे, उसमें यह है कि किसान की आय 2 गुना हो सकती है। और मधुमक्खी पालन एक ऐसा विषय है, इसको करने से हमारा तो लाभ होता ही है, 16 गुना किसान को लाभ होता है, क्योंकि परागण करके 16 गुना तक की पैदावार बढ़ाती है मधुमक्खी। फिलहाल मौन पालन का यह काम आपदा में अवसर की तलाश थी। देश की सरकार चाहती है कि किसानों की आय 2 गुनी हो, उसके लिए लक्ष्य भी तय कर रखे हैं, लेकिन परंपरागत खेती कितना किसानों को आगे ले जा सकती है, इसको लेकर दुविधा भी बनी रहती है। इस महामारी के पीरियड में जब लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है, तो कहीं न कहीं शहद जो है एक जरूरत की चीज बन करके उभर करके आई है। और इस जरूरत चीज को गाँव में पैदा करके और आमदनी करना, साथ में आय को 2 गुना करना, यह सरकार की मंशा है। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, लखनऊ। आजमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में कृषक महिला प्रशिक्षण का आयोजन इफ्का के साथ मिलकर किया गया। प्रशिक्षण में आंगनबाड़ी में कार्यरत 150 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कृषि महाविद्यालय कोटवा के नवनियुक्त सह अधिष्ठाता प्रोफेसर DK सिंह ने कृषक महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सब्जियों और पोषण सुरक्षा में उनके गुणों के बारे में बताया और फसलों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी तथा पोषण माह 2020 का शुभारंभ किए जाने के लिए प्रधानमंत्री को समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में इफ्को के सहयोग से सब्जी के बीज और सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण भी किया गया। प्रशिक्षण ले रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री के जन्मदिन सप्ताह के तहत पोषण वाटिका के बारे में बताया गया और बीज और जैविक कीटनाशक दवा दी गई। हम लोग अब पोषण युक्त सब्जी उगाकर बच्चों के अंदर कुपोषण को दूर करेंगे। कृषि महाविद्यालय के नवनियुक्त डीन प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण की मात्रा बनी रहती है। हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पोषण अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान के केंद्र के पोषण वाटिका पर प्रशिक्षण ली है। हमें ये बताया गया है कि आप इस बीज को अपने जो केंद्र के पर्याप्त जमीन है उसमें बोए। लगभग 68% कुपोषण से हमारे
बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के ग्रसित हैं। इससे दूर करने के लिए हमें प्रति व्यक्ति लगभग 300 ग्राम सब्जी का उपयोग करना चाहिए। ये जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, ये बहुत ही विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज पदार्थ से परिपूर्ण होती है। ललितपुर जनपद के ग्राम पठा स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा कोरोना वायरस के चलते छात्रों को उनके घर पर ही स्कूल ऑन व्हील्स के साथ इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से बच्चों में सीखने और स्तर बदलाव में बड़ा असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री आपदा के अवसर के अभियान के तहत सरकारी प्राइमरी स्कूल पठा के राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक कृष्ण मुरारी उपाध्याय स्कूल के माध्यम से एंड्रॉयड फोन और टीवी की कमी के चलते ऑनलाइन शैक्षणिक लाभ से वंचित बच्चों को उनके घर के पास ही शिक्षण की ये प्रेरणा बच्चों के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। स्कूल ऑन व्हील्स के माध्यम से पठा, बैजनाथ और गुंदरापुर ग्राम के 200 से अधिक बच्चों की पढ़ाई जारी है। इन शिक्षकों की कोशिश है कि कठिन विषयों को मोटरसाइकिल पर कसे बोर्ड और चौक के माध्यम से सरलता से समझाया जाए। स्कूल बंद चल रहे हैं, महामारी की बीमारी चल रही है, इसलिए मेरे स्कूल के सर रोज आते हैं और ब्लैक बोर्ड लेकर आते हैं और हमारे लिए पढ़ाते हैं। हमारे लिए अच्छा लगता है और हम लोग अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, गणित भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते हैं और विज्ञान भी पढ़ते हैं। सर, माय नेम इज रश्मि यादव, माय विलेज नाम इज गुंदरापुर। सर, हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी इस लॉकडाउन की वजह से, ना समझ में कुछ आ रहा था कि क्या पढ़े क्या नहीं, इसलिए हमारे सर लोगों ने स्कूल ऑन द व्हील्स चलाया। इससे हर गांव के बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर शिक्षा दी जाती है और जैसे जिस बच्चे को जो नहीं आ रहा है उसका उत्तर और उससे सवाल हल किए जाते हैं, जैसे प्लांट्स नेम, अंग्रेजी के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन। स्कूल ऑन द व्हील्स के माध्यम से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन बच्चों के लिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। विद्यालय बंद चल रहे हैं तो हम लोग स्कूल में बैठे रहते थे। जैसे ही हम लोगों को अभिभावकों की सूचना मिली कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और हमारे पास सर मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों तक पहुँचें। और बच्चों तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने पहियों की पाठशाला का एक नवाचार किया, जिससे कि हम बच्चों तक पहुँचे। और बच्चों तक जब पहुँचे तो बच्चों को जिस विषय में कठिनाई होती है उस विषय में बच्चे पूछते हैं और बच्चे जब पूछते हैं तो उनको जो भी उनकी कमजोरी होती है वो दूर हो रही है। इससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। स्कूल ऑन द व्हील्स लेकर के और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगभग 3 मजरे हैं और पठा गांव भी बहुत बड़ा है। कई जगह हम लोगों ने इस तरह से जहां 1-2 बच्चे हैं मिलते हैं उनकी भी मदद करते हैं, जहां 4-6 बच्चे मिलते हैं उनकी भी, तो हर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश है और ये प्रयास निरंतर जारी है। लगभग अब तक 200 बच्चों से अधिक हम मिल चुके हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस है। समुद्री तटों को पर्यावरण के लिहाज से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने को लेकर छिड़ी मुहिम के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 8 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग लेबल दिए जाने की सिफारिश की है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश भर में समृद्ध तटों की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुलाध्यक्षों के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, नई शिक्षा नीति राष्ट्र की उम्मीदों को करेगी पूरा। शिक्षा की इस नई नीति में पढ़ने की बजाय सीखने पर दिया गया है बल। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को 1244 कोरोना मरीजों का दर्ज किया गया नया रिकॉर्ड। अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 33,489 हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी को करेगा तैयार। इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर जमीन तलाशने के दिए गए हैं निर्देश। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आला अधिकारियों को 1 सप्ताह में रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध करवाने का दिया है निर्देश, ताकि आगामी 3 माह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।